जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन कराया जा रहा है। और आज का चैप्टर होगा जो रिविजन का होगा, वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग रिविजन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर वैदिक सभ्यता में कौन कौन से प्रश्न उत्तर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आ रहा है वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था? ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि वैदिक सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था। लिखेंगे 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। कब से कब तक? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। और फिर अगला प्रश्न बना, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के आसपास में हुआ था? तो लिखेंगे सिंधु एवं गंगा नदी के। पूछा जा रहा है वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ था दोस्तों, वह किस नदी के आसपास में हुआ था? लिखेंगे सिंधु नदी थी और गंगा नदी। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंधु नदी का पिक लगा हुआ है और यहाँ पर गंगा नदी का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे क्योंकि इसकी पूरी जानकारी वेदों से मिलती है। क्योंकि दोस्तों इसकी पूरी जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना, वेद किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा में। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, वेदों की भाषा क्या थी? आप लिखेंगे संस्कृत। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक बुक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का विकास किसके द्वारा किया गया? लिखेंगे वैदिक सभ्यता का विकास मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोगों के द्वारा किया गया था। वैदिक सभ्यता का विकास दोस्तों भारत के लोगों ने नहीं किया था, मध्य एशिया से जो आर्य आए हुए थे उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि वैदिक सभ्यता का विकास किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोगों के द्वारा किया गया था। और देखेंगे जो मध्य एशिया से आर्य आए थे उनका मेरे द्वारा यहाँ एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आप लिखेंगे ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान देंगे यह नगरीय सभ्यता नहीं थी। और इसके पहले जब मैं आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे, उस समय वह ग्रामीण सभ्यता नहीं हुआ करती थी, वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता का जो समाज था ये ग्रामीण था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वैदिक सभ्यता किस प्रकार का सभ्यता थी? लिखेंगे ग्रामीण। देखेंगे यहाँ पर एक ग्राम का मेरे द्वारा पिक लगाया हुआ है और जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अगला प्रश्न आया, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? लिखेंगे 2 भागों में बांटा गया। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ध्यान देंगे वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा वैदिक काल। और देखेंगे ऋग वैदिक काल का पिक है और ये उत्तर वैदिक काल का पिक है। ध्यान देंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल है, दूसरा उत्तर वैदिक काल है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? तो ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल का समय क्या है? प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि ऋग वैदिक काल का क्या टाइम है? तो लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न आ गया, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, यानी समय क्या है? लिखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। आप देखेंगे यहाँ 1000 और 600 का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 बीसी से 600 बीसी और ऋग वैदिक काल का टाइम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न आया, आर्य लोग सबसे पहले किस जगह आए थे? लिखेंगे पंजाब और अफगानिस्तान के इलाका में आए थे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पंजाब का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है और यहाँ अफगानिस्तान का पिक लगाया गया है। पूछा जाएगा आर्य लोग सबसे पहले
कहाँ आए, यानी भारत में आए तो कहाँ पर आए, लिखेंगे पंजाब के एरिया में आए थे और पंजाब के पहले जो अफ़गानिस्तान पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर आए थे। और फिर अगला प्रश्न बना, वैदिक काल की भाषा क्या थी, लिखेंगे वैदिक काल की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। और देखेंगे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर एक संस्कृत का बुक का पिक लगाया गया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और प्रश्न आएगा वैदिक काल की भाषा क्या थी, आप उत्तर लिखेंगे संस्कृत हुआ करती थी। और फिर अगला प्रश्न आया, ऋग वैदिक कालीन व्यवस्था कितने भागों में बटा हुआ था, लिखेंगे 5 भागों में बटा हुआ था। दोस्तों हर समाज में व्यवस्था के आधार पर उसको कुछ न कुछ भागों में बांट दिया जाता है ताकि व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाई जा सके। इसी तरह से ऋग वैदिक काल में व्यवस्था कितने भागों में बांटा गया था, उत्तर लिखेंगे 5 भागों में। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन, पांचवा है राष्ट्र। पहला कुल हो गया, दूसरा ग्राम हो गया, तीसरा विश्व हो गया, चौथा जन हो गया और पांचवा राष्ट्र, यानी कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अगला प्रश्न बना, ऋग वैदिक काल के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो लिखेंगे कुल। अभी मैंने आपको बताया कि 5 इकाइयां हुआ करती थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो कुल हुआ करती थी। और फिर अगला प्रश्न बना, ऋग वैदिक काल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी, लिखेंगे राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र हुआ करती थी। देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा अखंड भारत का एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, कुल के मुखिया को क्या कहते थे, जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी प्रशासन की कुल, उसके मुखिया को क्या कहते थे, तो लिखेंगे कुलपति। कुल के मुखिया के क्या कहते थे, लिखेंगे कुलपति। और फिर दोस्तों आया ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, तो लिखेंगे ग्रामीण। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, तो लिखेंगे ग्रामीणी। और देखेंगे ग्राम का यहाँ पिक मेरे द्वारा एक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया, विश्व के मुखिया को क्या कहते थे, तो लिखेंगे विश्वपति। ध्यान देंगे दोस्तों ये ऋग वैदिक काल का पिक लगाया हुआ है और इसमें जो समाज 5 भागों में था, यानी प्रशासन जो 5 भागों में था, कुल, ग्राम, विश्व और जन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व के मुखिया को क्या कहते थे, लिखेंगे विश्वपति। और फिर आया चौथा जन, जन के मुखिया को क्या कहते थे, लिखेंगे राजन। जन के मुखिया को क्या कहते थे, लिखेंगे राजन। और फिर अगला प्रश्न आया, राष्ट्र के मुखिया को क्या कहते थे, तो लिखेंगे राजा। सबसे बड़ा कौन होता था, राष्ट्र का राजा ही हुआ करता था। और सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र हुआ करती थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्र के मुखिया को क्या कहते थे, आप लिखेंगे राजा। देखिए एक यहाँ राजा का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया, ऋग वैदिक काल के धार्मिक अधिकारी को क्या कहते थे, लिखेंगे पुरोहित। देखेंगे दोस्तों ये लोग पुरोहित हैं। और प्रश्न आया, ऋग वैदिक काल के धार्मिक अधिकारी को क्या कहते थे, लिखेंगे पुरोहित। और अगला प्रश्न आया, पुरोहित कितने प्रकार के होते थे, लिखेंगे 2 प्रकार के होते थे। पुरोहित कितने प्रकार के होते थे, लिखेंगे 2 प्रकार के। देखेंगे यहाँ 2 का पिक लगाया हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित थे, ध्यान देंगे वशिष्ठ पुरोहित थे। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित थे, आप लिखेंगे वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे। किस प्रकार के, रूढ़िवादी पुरोहित हुआ करते थे। देखेंगे यहाँ ऋषि वशिष्ठ का पिक लगाया गया है। फिर अगला प्रश्न आया, विश्वामित्र किस प्रकार के पुरोहित थे, लिखेंगे विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा विश्वामित्र का पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, गुप्तचर को क्या कहते थे, उस समय गुप्तचर भी हुआ करते थे, तो गुप्तचर को क्या कहते थे, लिखेंगे अस्पस। ध्यान दीजिएगा ऋग वैदिक काल में यानी वैदिक काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको क्या कहते थे, उत्तर लिखेंगे अस्पस। देखेंगे यहाँ ऋग वैदिक काल का यानी कि वैदिक काल का पिक लगा हुआ है। और फिर आगे प्रश्न बन रहा है, दुर्गपति को क्या कहते थे, तो जो दुर्ग हुआ था उसकी जो रक्षा करता है उसे दुर्गपति बोलते थे। तो दुर्गपति को क्या कहते थे, उत्तर लिखेंगे पूरक। ध्यान दीजिएगा ऋग वैदिक काल में जो दुर्गपति हुआ करता था उसको क्या कहते थे, लिखेंगे पूरक। और फिर अगला प्रश्न बना, चारागाह अधिकारी को क्या कहते थे, लिखेंगे वाजपति। और चारागाह अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था, कब का, ऋग वैदिक काल में। क्योंकि उस समय गाय का पालन किया जाता था और गाय को पालने के लिए चारा की आवश्यकता पड़ती थी। मुख्य कह सकते हैं व्यवसाय यही हुआ करता था दोस्तों। तो चारागाह अधिकारी को क्या कहा जाता था, उत्तर लिखेंगे वाजपति। और फिर अगला प्रश्न आया, पुलिस अधिकारी को क्या कहते थे, लिखेंगे उग्र। ध्यान दीजिएगा उस समय जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था उसे कहते थे उग्र। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किरण बेदी का पिक लगा हुआ है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट आईपीएस अधिकारी हुआ करती थी।
अगला प्रश्न, 12 लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों 12 लोगों के समूह को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। ऋग वैदिक काल में 12 लोगों का एक समूह हुआ करता था, जो समाज के हित के लिए काम करता था दोस्तों। तो उनके समूह को क्या कहा जाता था? लिखेंगे रत्नी। और फिर अगला प्रश्न बना, सबसे मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो लिखेंगे पुरोहित और सैनिक। सैनिक सबसे मुख्य अधिकारी होता था और पुरोहित भी सबसे मुख्य अधिकारी हुआ करता था। और फिर अगला प्रश्न बना, ऋग्वेद में न्यायिक अधिकारी का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है? तो उत्तर लिखेंगे, ऋग्वेद में न्यायिक अधिकारी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर रिविजन का जो ऋग्वैदिक काल था यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहेंगे, जब आप चैप्टर रिविजन कर लेंगे आज का जो वैदिक सप्ताह का है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा और लिंक पर क्लिक करेंगे, ऋग्वैदिक काल से संबंधित सारी बातें आपको पूरी कहानी पढ़ने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का चैप्टर क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।